हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के संपूर्ण किताब से महत्वपूर्ण टिप्पणियों को देखने वाले हैं। आपको बता दें बच्चों कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा बायोलॉजी का, उसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो टिप्पणी के ही रूप में पूछे जाते हैं। और आज जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों 12 क्वेश्चन 3 नंबर वाले होते हैं। यानी इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 36 यहां से जो नंबर मिलेंगे आपको, वो केवल और केवल बच्चों ये आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन से ही मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण महत्वपूर्ण टिप्पणियों को देखने वाले हैं और 100% बच्चों, इस बात की हम 100% गारंटी लेते हैं रसगुल्लों, अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे। ठीक, सेट इतने ज्यादा बनते हैं तो हर एक सेट में बच्चों क्वेश्चन घुमा फिरा कर ही पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर साल, ठीक है ना, हर साल ये पूछा जाता है और वो भी 1-2 सेट में नहीं, ये कम से कम 2 से 3 सेट में। अब की बार भी क्वेश्चन पेपर आप उठाइए तो आपको मिल जाएगा। 2023 में ये पूछा गया था लगभग 3 सेट में। ठीक, इसलिए बच्चों सारे क्वेश्चन हम बोल रहे हैं फिर से कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि दोहरा निषेचन क्या है। तो चलिए इसके उत्तर को समझने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा बच्चों। देखिए, पराग नलिका में ध्यान से समझना बच्चों, पराग नलिका जो होती है, ठीक, अपराग नलिका कहां होती है? पराग नलिका तो भाई पुष्प के अंदर। तो पराग नलिका में बच्चों 2 केंद्रक होते हैं। ठीक, 2 केंद्रक होते हैं और ये जब दोनों केंद्रक पराग कोश में पहुंचते हैं, पराग कोश में पहुंचने के बाद बच्चों, कौन? ये दोनों जो केंद्रक होते हैं पराग कोश में पहुंचने के बाद ये क्या हो जाते हैं, यानी इसमें से जो एक केंद्रक होता है, यानी जो पहला केंद्रक होता है बच्चों, ये क्या करता है, ये निषेचित हो जाता है अंड कोशिका से। ठीक, यानी ये मादा युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है, जबकि जो दूसरा केंद्रक होता है बच्चों, ये क्या करता है, ये होता है द्वितीयक केंद्रक से। ठीक, ये द्वितीयक केंद्रक से संलयित हो जाता है और इस पूरे प्रक्रिया को बच्चों कहते हैं त्रिसंलयन, क्योंकि 3 बार इसमें संलयन होता है, त्रिसंलयन कहते हैं। और जबकि बात करें तो इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं एक निषेचन ये हो रहा है, एक ये हो रहा है। इसी प्रक्रिया को बच्चों कहा जाता है दोहरा निषेचन, यानी इस प्रक्रिया में 2 बार निषेचन होता है बच्चों, इसलिए क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोहरा निषेचन। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपको लिखना है। चलिए, लिखना है जो बहुत ही आसान है बच्चों, आपने इसको समझ लिया, जो हमने बताया सेम वही लिखना है। चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे बच्चों कि क्या होता है दोहरा निषेचन। पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक, हमने बताया 2 नर केंद्रक होते हैं, ये क्या होते हैं, नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इसमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक यानी अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है तथा दूसरा जो नर युग्मक होता है 2 ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्रक की ओर क्या है, यानी पहुंचकर उसे निषेचित कर देता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। आगे लिखेंगे बच्चों कि यहां पर एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है, यानी इस प्रक्रिया में बच्चों आपने देखा, जो हमने बताया कि यहां पर ठीक एक निषेचन ये हो रहा है, दूसरा ये। तो इस प्रक्रिया में बच्चों क्या होता है कि एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को, यानी संपूर्ण प्रक्रिया को बच्चों द्विनिषेचन या फिर इसी को क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं रसगुल्लों, दोहरा निषेचन। फिर से बोल देते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल 3 से 4 सेट में जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मतलब हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है ना, अच्छे से तैयार कर लेना। तो चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है यानी दूसरी जो टिप्पणी है बच्चों वो है कृत्रिम संकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, यानी कृत्रिम संकरण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। 2000 आप 19, 20, 21, 22, 23 हर साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए, किसी न किसी सेट में पूछा गया है। तो चलिए कृत्रिम संकरण क्या है समझ लेते हैं। देखिए बच्चों बायोलॉजी में समझना ही पड़ता है रसगुल्लो, आपको पता है। ठीक, ये क्या हमने लिखा है अभी आप इसको तुरंत मिनटों में समझ पाएंगे। तो चलिए आपको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए कृत्रिम संकरण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों कोई जो भी, ठीक, यानी कोई पुष्प है। अब यहां पर हमने पुष्प का स्ट्रक्चर एक थोड़ा ऐसे समझने के लिए बना दिया। हमें पता है बच्चों कि इसमें जो भी, ठीक, ये जो इस तरह से होते हैं, निकले होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, तो ये होते हैं आपके पुष्प के नर भाग। ठीक, और यहां पर क्या होता है कि ये आपका हो गया जैसे परागकोश, और परागकोश के अंदर ही क्या होते हैं, परागकण भरे होते हैं। ठीक, यानी इनमें जो भी होता है ये सभी इसमें क्या होते हैं, ठीक, परागकोश हैं और परागकोश में परागकण भरे हैं। और ये है वर्तिकाग्र। ठीक, वर्तिकाग्र है बच्चों। ठीक, ये मादा वाला भाग है पूरा, और ये क्या है, पुष्प का नर वाला भाग। हमें पता है कि जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो ये खिसक कर पराग नली के माध्यम से निषेच अंदर आते हैं तो निषेचित होते हैं। ठीक, लेकिन जो कृत्रिम निषेचन मतलब कृत्रिम संकरण होता है बच्चों, या कृत्रिम, इसी को परागण कहा जाता है। कृत्रिम परागण में करते क्या हैं, इसमें सबसे पहले जिस पुष्प में परागण कराना होता है, संकरण कराना होता है, उस पुष्प के नर वाले भाग को, इस भाग को बच्चों काटकर निकाल दिया जाता है। ठीक, नर भाग को काटकर निकाल देते हैं, वो इसलिए ताकि यहां से परागकण वर्तिकाग्र तक ना पहुंच पाए। उसके बाद इस पूरे यानी पुष्प को एक पॉलीथीन की मदद से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। पॉलीथीन के द्वारा ढक देते हैं ताकि ये जो मतलब बाहर से कोई परागकण यानी इस पुष्प तक ना आ सके। फिर उसके बाद स्वेच्छानुसार यानी अपनी इच्छानुसार इसी जाति के दूसरे पुष्प के परागकण को ला करके पन्नी को हटा करके यानी पॉलीथीन को हटाकर फिर से इसके ऊपर छिड़क देते हैं। इससे क्या हो जाता है बच्चों, अंदर में परागण यानी निषेच, संकरण बोले निषेचन कुछ भी बोलिए, वो प्रक्रिया हो जाती है और फिर से पन्नी को ढक देते हैं। ठीक, ताकि बाहर से मतलब कुछ परागकण आने ना पाए, इसलिए परागकण छिड़कने के बाद भी ढक देते हैं। जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है, संकरण हो जाता है, उसमें पुष्प वगैरह लग जाते हैं, अच्छे से फल आने लगते हैं, तो फिर से उसको हटा दिया जाता है। ठीक, पन्नी को। तो ये जो प्रक्रिया है बच्चों, इसी को कहते हैं कृत्रिम संकरण या कृत्रिम परागण, या इसी को बैंगिंग कहते हैं, या इसी को बोरावस्त्राकरण। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। अब तो आपको एकदम ये हलवा लगेगा, एकदम मक्खन लगेगा। ठीक है ना। चलिए लिखेंगे बच्चों कृत्रिम संकरण कि यहां पर लिखेंगे कि मनुष्यों के द्वारा होने वाले परागण को कृत्रिम परागण कहते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि भाई कृत्रिम परागण, संकरण या कृत्रिम परागण दोनों एक ही है, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक, तो मनुष्यों के द्वारा होने वाले परागण को कृत्रिम परागण कहते हैं। आगे लिखेंगे कि इसमें मनुष्य इच्छानुसार किसी पुष्प के पराग कण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाता है। ठीक है ना, यानी अपनी इच्छानुसार उसी जाति के पुष्प के पराग कण को क्या करता है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाता है। ठीक, अब इसके अंतर्गत जो विधि है बच्चों, वो विधि है थैली लगाना, बैंगिंग या फिर बोरावस्त्राकरण, जो भी हमने आपको समझाया है। यानी कृत्रिम परागण की तकनीक या प्रक्रिया होती कैसे है। तो चलिए लिखेंगे इसमें कि इस प्रक्रिया में किसी पुष्प के नर भाग, ठीक, यानी परागकोश, ठीक, यानी पुष्प के नर भाग यानी परागकोश को काट कर निकाल देते हैं। इसके बाद पुष्प को पॉलीथीन से ढक देते हैं। फिर इच्छानुसार पुष्प के परागकण को लाकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़क देते हैं। फिर पुष्प को दोबारा ढक देते हैं। इसीलिए ना हमने बताया ना बच्चों, ढकते क्यों है निकालने के बाद, ताकि बाहर से कोई भी यदि किसी अन्य उसी जाति का कोई जो पौधा होगा उसके परागकण ना आ सके, इसलिए ढक देते हैं। फिर इच्छानुसार पुष्प के परागकण को लाकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़क देते हैं और फिर से पुष्प को यानी दोबारा से ढक देते हैं। तब मतलब कब तक, जब तक कि निषेचन की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। ठीक है ना, जिससे क्या है संकरण आसानी से हो जाता है। और इस मतलब इस पूरी तकनीकी को ही कहा जाता है थैली लगाना, बैंगिंग या फिर बोरावस्त्राकरण।
करण। ठीक है ना बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अपरा या फिर प्लेसेंटा कहेगा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आपको बता दे बच्चों, फिर से 3 नंबर वाले हैं, इसके बाद हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन को भी करवाएंगे, डोंट वरी। ये टिप्पणी है, इसमें भी और सारे महत्वपूर्ण मतलब बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं। ठीक, ये तो केवल हम टिप्पणी देख रहे हैं। ठीक, ये नहीं, 3 नंबर वाले और क्वेश्चन भी कराएंगे। तो देखिए अपरा या प्लेसेंटा बहुत बार पूछा गया, 2023 में भी 2 से 3 सेट में आया था कि अपरा क्या है। तो देखिए बच्चों ध्यान से, अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है और जिससे भ्रूण की क्या है, वृद्धि होती है। यानी गर्भ के अंदर क्या होता है भाई, गर्भ के अंदर भ्रूण पल रहा होता है, भ्रूण की वृद्धि व विकास होता है। तो उस भ्रूण को बच्चों, अगर हम इसको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, कोई जैसे भ्रूण है, मतलब ये कोई क्या है, ये गर्भावस्था है, यानी ये गर्भ है। ठीक है ना, गर्भाशय जिसको हम कह सकते हैं। तो गर्भाशय के अंदर इसमें क्या होता है, जैसे कोई भ्रूण है तो इसके द्वारा यानी जो कनेक्शन होता है, यानी बाहर से रक्त के संचार के माध्यम से इस भ्रूण को जहां से यानी ये जुड़ा होता है, जहां से पोषण मिलता है, उस अंग का नाम है प्लेसेंटा या फिर अपरा। इसी अपरा के द्वारा मां के रक्त से ही इस शिशु को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। ठीक है ना, तो वही चीज तो बता रहे हैं कि अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के 2 बार लिख दिया भाई, भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है। ठीक है ना, और जिससे क्या है, भ्रूण की वृद्धि होती है। अब अपरा के कार्य क्या है, बहुत बार पूछा गया है कि अपरा के कार्य लिखिए। तो अपरा के कार्य में कि अपरा के द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है, अभी ये तो भाई इसमें देख ही रहे हैं। दूसरा है बच्चों कि अपरा उत्सर्जन में भी सहायक है, यानी जो शिशु के अंदर या भ्रूण में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ठीक है ना, वो क्या यानी जो श्वसन प्रक्रिया वगैरह होती है उसमें CO2 गैस है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ ये जो बनते हैं वो क्या है, फिर से मां के रक्त में पहुंचा दिया जाता है। किसके द्वारा, इसी अपरा के द्वारा। तो अपरा उत्सर्जन में भी सहायक है। अगला है कि अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स जो हैं गर्भावस्था बनाए रखने तथा शिशु को जन्म देने में भी सहायक होते हैं। इसमें जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है ना, ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं कि शिशु के जन्म में भी सहायता प्रदान करते हैं, सहायक होते हैं। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अगला जो प्रश्न है, उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस मतलब सेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बच्चों होता क्या है, उल्ब वेधन क्या है, चलिए इसको थोड़ा गौर से समझ लीजिएगा। हमने बोला ना, समझ लिए रसगुल्लों, तो ये लिखने वाला एकदम आसान हो जाता है। देखिए बच्चों, एमनियोसेंटेसिस या फिर उल्ब वेधन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा भ्रूण की स्थिति का पता लगाते हैं। जैसे अभी हमने बताया ना, ये गर्भ में यानी गर्भाशय के अंदर, ठीक, गर्भाशय के अंदर ये शिशु पल रहा होता है। अब इस शिशु के चारों तरफ यानी जो ये भ्रूण होता है, ये भ्रूण तैरता रहता है एक द्रव के भीतर, यानी एक पूरे बाहर से, जैसे बच्चों देखें तो एक पॉलीथीन की तरह जो झिल्ली की तरह स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं गर्भाशय। अब या फिर जिसको ठेठ मतलब अगर हम बोलें एक देहाती लैंग्वेज में बच्चेदानी कहते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक द्रव भरा होता है और इसी द्रव में ही ये जो भ्रूण होता है वो तैरता रहता है और इस द्रव को कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। ये इसका कनेक्शन इससे होता है। फिर करते क्या है इस तकनीक में, इस मतलब यहां से एक इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक, एक इंजेक्शन के माध्यम से ये एमनियो द्रव को निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद इस एमनियो द्रव में बच्चों जो भी गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों
की अनियमितता का पता लगाते हैं, यानी गुणसूत्र में क्या खराबी है, क्या विकार उत्पन्न हुआ है, इससे कौन सा रोग हो रहा है, इन मतलब इसकी स्थिति का कि भाई भ्रूण कैसा है, स्वस्थ है कि नहीं, इन सब चीज का जो पता है बच्चों इस द्रव के माध्यम से, यानी द्रव का जब गुणसूत्र जांचते हैं तो इसी से पता चल जाता है। लेकिन यहां पर समस्या एक ये होती है बच्चों कि इसके द्वारा क्या है, भ्रूण के लिंग का भी पता चल जाता है। ठीक, लिंग का भी पता चल जाता है। तो होने ये लगा बच्चों कि इसका दुरुपयोग होने लगा, यानी लिंग की जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा, जिससे भाई क्या है, अगर जांच करवाते हैं दंपति, पता चल जाता है कि पति मतलब लड़का है कि लड़की है जो गर्भ में पल रहा है। इससे क्या है कि कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलने लगा भाई, क्योंकि क्या है, जिनको लड़की नहीं चाहिए वो गर्भ के अंदर ही उसको मार देते थे। ठीक, जबकि ये बहुत बड़ा दुनिया का भाई अगर देखे जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है कन्या भ्रूण हत्या। ठीक, कन्या को मतलब भ्रूण के अंदर ही मार देना, शिशु को भ्रूण के अंदर ही मार देना, ये होता है कन्या भ्रूण हत्या। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो इसीलिए इस जो विधि को है यानी तकनीक को क्या है, भारत सरकार द्वारा पूरी तरह बैन कर दिया गया। लेकिन आज भी भाई पैसे का खेल है, ठीक, चोरी चोरी ये सब काम चल रहा है। तो ये चीज होता है बच्चों उल्ब वेधन तकनीक। ठीक, चलिए देख लेते हैं। अब लिखने में मजा आएगा, एकदम हलवा हो जाएगा रसगुल्लों। लिखेंगे कि उल्ब वेधन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्री अनियमितता या विकार का मतलब क्या है, दोष, गुणसूत्री अनियमितता का मतलब गुणसूत्र में कमी या वृद्धि, ठीक, की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसमें गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन की सहायता से निकालकर गुणसूत्र का निरीक्षण करते हैं, ठीक, ताकि भ्रूण को गंभीर रोगों से बचाया जा सके। लेकिन आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। ठीक, हमने बताया ना कि भाई इससे क्या है, लिंग का भी परीक्षण हो जाता है, यानी लिंग का यहां से जानकारी हो जाती है कि भाई कि लिंग कौन सा है, मेल है फीमेल है। तो इसीलिए क्या है कि भाई इसका दुरुपयोग होने लगा, कन्या भ्रूण हत्या अधिक होने लगा। और इसीलिए क्या है, भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। यानी आप लिंग की जांच नहीं करवा सकते हैं, केवल आप स्थिति भाई कौन सी बीमारी है, ठीक है कि नहीं है, यही जांच करवा सकते हैं। ये जांच नहीं करवा सकते हैं कि लड़का है या लड़की। लेकिन हमने बताया ना कि भाई पैसे का खेल है, सब काम हो जाता है। चलिए बच्चों इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए हो गया। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। इस पर भी स्टार लगा लीजिए रसगुल्लों, हर साल पूछा जाता है 2 से 3 सेट में। ठीक, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, मेंडल ने यह बताया था कि जब 2 विपरीत प्रकार के लक्षण वाले पौधों में या जनक में हम संकरण कराएं, ठीक है ना, जैसे हमने एक लाल पुष्प ले लिया, एक सफेद पुष्प वाला कोई पौधा है, इसके बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो जो संतानें होंगी, ठीक, वो सभी क्या है, शुद्ध मतलब ये क्या हो जाएंगे, ठीक, कहने का मतलब ये लंबे होंगे। और कैसे, सॉरी लंबे बोल रहे हैं, तो ये लाल रंग वाले पुष्प होंगे, ठीक है ना। तो जब ये प्रक्रिया होती है F1 पीढ़ी में, तब इसे कहा जाता है बच्चों प्रभाविता का नियम। ठीक, चलिए यहां से प्रभाविता का नियम भी तैयार हो गया कि जब 2 विपरीत प्रकार के लक्षण वाले पौधों में संकरण कराएं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और इस नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम। कहने का मतलब जो लाल वाला है वो सफेद वाले पर पूरी तरह हावी हो जाता है, इसके गुण को दबा देता है, और सभी संतानें लाल रंग के पुष्प वाली होंगी। यानी सभी पौधे जो होंगे बच्चों उनमें पुष्प लाल ही लगेंगे। इसी तरह जैसे शुद्ध लंबे शुद्ध बौने में कराएंगे तो यहां पर जो संतानें होंगी वो संकर लंबी हो जाएंगी। लेकिन अगर सीन थोड़ा उल्टा हो जाए, यानी लाल पुष्प वाले पौधों का संकरण हम सफेद पुष्प वाले पौधों से करा दें, और संतान मतलब पूरी तरह से ना तो लाल रहे ना सफेद पुष्प वाले रहें, कहने का मतलब जो पौधे आए उसमें जब पुष्प लगे तो वो लगे गुलाबी। ठीक, कहने का मतलब वो क्या है, ये अपूर्ण, यानी ये प्रभावी तो हो रहा था इस पर, लेकिन बच्चों पूरी तरह प्रभावी ना हो सके, केवल कुछ ही लक्षण आए
तब उसे कहते हैं अप्रभाविता का नियम। ठीक, यानी पूरी तरह इसके लक्षण को ना दबा सके वो हो जाता है अप्रभावी। ठीक, तो लिखेंगे कैसे बच्चों? चलिए लिखेंगे कि जब मतलब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के पुष्पों के बीच संकरण कराने पर जब एक लक्षण दूसरे के लक्षण को पूरी तरह ना दबा सके तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तब यानी इस जो नियम को या इस प्रक्रिया को बच्चों क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गुलाब बांस। गुलाब बांस एक क्या है? पौधा है। और गुलाब बांस के लाल पुष्प वाले पौधे हैं और सफेद पुष्प वाले। जब इनके बीच में क्रॉस होता है यानी संकरण होता है तो जो प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी की संतानें होंगी उनमें गुलाबी पुष्प आ जाते हैं। यानी जो लाल पुष्प है, यानी जो लाल लक्षण है बच्चों, ये सफेद पर पूरी तरह हावी नहीं हो पाता है, पुष्प हो जाते हैं गुलाबी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। लेकिन जब गुलाबी पुष्प वाले यानी F1 पीढ़ी की संतान में जब हम स्वपरागण करा देंगे, ठीक है ना, तो इनमें जो रेशियो होगा यानी इनमें लाल, गुलाबी, सफेद तीनों प्रकार के क्या होंगे? पुष्प होंगे। ठीक, और ये किस रेशियो में होंगे बच्चों? 1:2:1। कभी कभार ये बहुविकल्पी भी पूछा जाता है कि गुलाब बांस के पौधों में, ठीक, यानी F2 पीढ़ी में जो संतानें होती हैं ये कौन सी पीढ़ी है? F2 पीढ़ी। ठीक, यानी पहली बार अगर हम संकरण कराएंगे तो गुलाबी रंग का पुष्प हो जाता है, यह प्रक्रिया होती है अपूर्ण प्रभाविता। ठीक, लेकिन जब गुलाबी पुष्प वाले में हम स्वपरागण करा दें इसी के पुष्प में, ठीक, तब लाल, गुलाबी, सफेद में 1:2:1 के अनुपात में ये पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। ठीक, जो 6वां नंबर का क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। हर साल बच्चों 3 से 4 सेट में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इनको उठाया है। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाएंगे बच्चों। सह प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नाम ही है सह प्रभाविता, सह मतलब साथ। कहने का मतलब ये है बच्चों, जब हम दो विपरीत वाले यहां पर एक जनक हो जाए और दूसरा जनक यहां पर, अब इनके बीच अगर हम क्रॉस करा दें और दोनों के लक्षण यहां पर दिखाई यानी F1 पीढ़ी में दोनों के लक्षण दिखाई पड़े। ठीक, जब भाई किसी एक का लक्षण दिखाई देता है प्रभाविता का नियम कहते हैं, जब एक का आधा लक्षण यहां पर दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा तो अप्रभाविता कहते हैं, लेकिन जब दोनों के लक्षण दिखाई दें तो कहते हैं बच्चों सह प्रभाविता। सह मतलब साथ साथ ये प्रभावी होते हैं। ठीक है ना, चलिए समझ में आ गया कि जब दो विपरीत जनक में क्रॉस कराया जाए या संकरण कराया जाए तो क्या है, जब दोनों के लक्षण, ठीक है, या निषेचन कराएं कुछ भी लिख सकते हैं, तो दोनों के लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई पड़े तब उसे कहते हैं सप्रभाविता। चलिए लिखेंगे कैसे कि जब दोनों ही जनक के लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, हमने वही तो बताया कि भाई दोनों के लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो इस लक्षण को सहप्रभावी लक्षण तथा इस प्रक्रिया को सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे कोई पशु है, भाई लाल रंग का पशु है और सफेद रंग का, ठीक, यानी जो नर मादा है इनके बीच जब क्रॉस होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी तो जो मतलब शिशु, यहाँ कहने का मतलब ये जो न्यू बॉर्न होंगे, ठीक, जिनका यहाँ पे F1 पीढ़ी में जो इनकी संतानें होंगी वो चित्त कबरी अगर हो जाती हैं तो इसे कहते हैं सहप्रभाविता। अगर लाल रंग वाले हो जाएंगे तो भाई वही क्या हो जाएंगे, उसे प्रभाविता कहेंगे। लेकिन वही चीज ना कि दोनों के लक्षण, भाई लाल के भी लक्षण सफेद के भी लक्षण दिखाई दें, तब दोनों के जब लक्षण हो तो उसको हम बोलते हैं चित्तकबरा। तो ये चित्तकबरे, ठीक है ना, रंग वाले क्या हैं, संतानें उत्पन्न हो रही हैं, तो ये प्रक्रिया सहप्रभाविता। इसी तरह जैसे बच्चों हम मान लेते हैं कोई ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप है किसी का और बी ब्लड ग्रुप, दोनों में अगर क्रॉस हो जाए, ठीक, और इनकी संतानों में यानी ए बी ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है ना, जैसे ए ब्लड ग्रुप किसी का है तो इसके जीनोटाइप ए हो जाएंगे, इसके जीनोटाइप ए मतलब बी हो जाएंगे। तो ए और बी रुधिर वर्ग वाले यानी ये माता पिता हैं, तो इनकी संतानों में ए बी अगर रुधिर वर्ग आता है तो ये प्रक्रिया हो जाती है बच्चों क्या, सह प्रभाविता। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये तो और भी ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। मानव जीनोम परियोजना बहुत बार पूछा गया है, बहुत क्या आप 2010-11 से लगातार 2023 तक का क्वेश्चन पेपर देखेंगे बच्चों, कोई साल ऐसा नहीं गया जब ये ना पूछा गया हो कि मानव जीनोम परियोजना क्या है। अब ध्यान से समझिएगा, मानव जीनोम एक ऐसी परियोजना है बच्चों जो यानी जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं डीएनए के अंदर, हमें पता है डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षार यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये डीएनए में होते हैं। तो डीएनए में यानी क्षारों का अनुक्रम, ठीक, अनुक्रम का पता लगाने के लिए इस परियोजना को बनाए, मतलब इस परियोजना को क्या है, तैयार किया गया है। ठीक, यानी इस परियोजना का उद्देश्य ही है क्षार के अनुक्रम का पता लगाना। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। तो लिखेंगे बच्चों कि मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत सन 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में की थी, और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव जीनोम के डीएनए क्रम को निर्धारित करना था। ठीक, यानी ये परियोजना जब बनाई गई थी तो इसका उद्देश्य ही था कि मानव जीनोम के यानी मनुष्य के जो जीन में डीएनए है तो डीएनए के क्रम को निर्धारित करना। हालांकि बच्चों ये परियोजना बहुत ही महंगी है, और इस परियोजना को अगर हम एक एक क्षार का सही से मतलब पता लगाने लगेंगे ना तो लगभग 10 साल तक बीत जाएंगे। इसलिए ये परियोजना है बहुत ज्यादा मतलब महंगी होती है और लंबी प्रोसेस, इसमें मतलब बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। अब देख लेते हैं मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है, यानी ये परियोजना किस लिए लागू की गई थी। तो मानव जीनोम पर उपस्थित सभी क्षार युग्म की संख्या तथा उनके अनुक्रम का निर्धारण करना, यानी मानव जीनोम परियोजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, क्षार युग्म की संख्या का पता लगाना तथा उनके अनुक्रम को निर्धारित करना है। ठीक, दूसरा है जीन को पहचानना कि जो भी जीन हैं, ठीक, वो जीन किस तरह कार्य करते हैं, उनमें क्या मतलब अनियमितता है, ठीक, इन सब चीज के बारे में पता लगाते हैं। तीसरा है बच्चों कि मानव जीन के कार्यों का निर्धारण करना, ठीक, जो जीन है किस तरह से कार्य कर रहे हैं उसका निर्धारण करना। अगला है आनुवांशिक विकार उत्पन्न करने वाले जीन को पहचानना कि शरीर में कौन से जीन ऐसे हैं जो क्या है, आनुवांशिक विकार उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो ऐसे जीन यानी दोषपूर्ण जीन को पहचानना, तो इसका उद्देश्य है। अगला है कि आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करना, यानी हमारे अंदर जो भी आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं, ठीक, जो उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए, तो उन सूचनाओं को संग्रहित करना इस परियोजना का उद्देश्य है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले इतना कर लीजिए एक बार, उसके बाद ये कर लीजिए इसका उद्देश्य। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, और इसके पूछे जाने की संभावना फुल है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये चैप्टर कट गया था, है ना, जो विकास वाला चैप्टर है। इस बार इसमें से पूछे जाने की संभावना है, पूरी है बच्चों, क्योंकि चैप्टर इंक्लूड हुआ है तो देगा जरूर। तो क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, कि आधुनिक मानव क्या है, मतलब कैसे है, उनकी उत्पत्ति कैसी हुई, उनका उद्भव काल क्या है, तो इन सब के बारे में बताना है। और हाँ बच्चों, वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, लगभग 4 घंटे लिखने के बाद ये हमने नोट्स तैयार किया है, खुद की हैंड राइटिंग नोट्स है। इसलिए बच्चों इस मेहनत के लिए तो कम से कम एक लाइक जरूर कर देना रसगुल्लों। ठीक, चलिए देख लेते हैं कि आधुनिक मानव क्या है। तो देखिए बच्चों, आधुनिक मानव होमोसेपियंस, मतलब कह दो आधुनिक जो मानव है, तो आधुनिक मानव को होमोसेपियंस भी कहते हैं। ठीक, हमें पता है कि ये क्या है, मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम है। तो आधुनिक जो मानव है, तो आधुनिक मानव को होमोसेपियंस भी कहते हैं। और इनका जो उद्भव काल है, ठीक, यानी इनका जो उद्भव है बच्चों, वो लगभग 10,000 वर्ष पहले, अलग अलग बुक्स में इसके डेटा अलग अलग हों, किसी में 11,000 है, किसी में 11,500 है, तो उस पर मत जाइएगा, लगभग लिखा है तो इसमें परेशान मत होइएगा। ठीक, तो इनका जो उद्भव काल है बच्चों, वो लगभग 10,000 वर्ष पहले मतलब प्लीस्टोसीन युग के, ठीक है ना, प्लीस्टोसीन युग के अंतिम काल में हुआ। ठीक, ये प्लीस्टोसीन जो युग है ये बहुत पुराना युग है, यानी बहुत पुरानी सभ्यता है, लगभग 10,000 पहले, मतलब 10,000 साल पहले की। तो इसी युग में आधुनिक मानव का उद्भव
हुआ था। और क्रो-मैग्नन मानव को आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए कि आधुनिक मानव का पूर्वज किसे माना जाता है तो क्रो-मैग्नन जो मानव है, ठीक, जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था कि भाई कितने प्रकार के मानव हैं, तो क्रो-मैग्नन जो मानव हैं वो आधुनिक मानव का पूर्वज हैं, ठीक। चलिए अब जो आधुनिक मानव है बच्चों, इनके लक्षण क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। पहला है कि ये पूरी तरह से सीधा खड़ा होते हैं, ठीक। हमें पता है कि भाई आधुनिक मानव यानी आज के समय के मानव कैसे हैं, दो पैरों पर पूरी तरह खड़े हो जा रहे हैं, तो ये क्या है, यानी पूरी तरह से सीधा खड़ा होना। प्रमस्तिष्क एवं अनुमस्तिष्क ज्यादा विकसित होना, यानी भाई मनुष्य में क्या है, माइंड शार्प होता है, ठीक। तीसरा है बोलने सोचने समझने की क्षमता विकसित होना, ठीक है ना। भाई मनुष्य में क्या है, बोलने की क्षमता है, सोचने समझने की क्षमता है, ठीक। अगला है कि चेहरा सीधा एवं सुंदर, यानी जो चेहरा होता है वो सीधा और सुंदर होता है। जबकि अगर हम बात करें तो जो मतलब आदिवासी है ना, उनके जो चेहरे होते हैं कुछ आगे की ओर उभरे होते हैं, है ना, जबड़ा निकला होता है, गौरिल्ला की तरह लगते हैं। लेकिन जो आधुनिक मानव है भाई उनका चेहरा सीधा है और वो सुंदर दिखाई पड़ते हैं। तो ये रहा बच्चों आधुनिक मानव मतलब क्या है और इनके लक्षण, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चों वो है हाथी पांव या फाइलेरियसिस कहते हैं या इसी को फाइलेरिया कहते हैं। तो हाथी पांव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी हाथी पांव क्या है। 2023 में भी बच्चों ये 3 सेट में पूछा था। तो हाथी पांव है क्या, ध्यान से समझिए कि हाथी पांव फाइलेरिया कृमि, यानी हाथी पांव जो है वो फाइलेरिया कृमि बुचीरेरिया बैंक्रोफटाई या बैंक्रोफ्टी ऐसे कहीं पर लिखा रहता है ना, बुचोरेरिया बैंक्रोफ्टी लिखा हो या बुचोरेरिया बैंक्रोफटाई, परेशान मत होना, दोनों एक ही है, ठीक है ना। थोड़ा इंग्लिश में लिखने का तरीका अलग होता है इसलिए हिंदी में इसके अलग अलग तरीके के ऐसे अर्थ निकलते हैं। तो जो हाथी पांव है ये एक प्रकार के यानी फाइलेरिया कृमि यानी बुचुरेरिया बैंक्रोफटाई के द्वारा होता है और यह लिम्फ वाहिनियों में परजीवी के रूप में रहता है, ठीक। ये जो कृमि है ये लसिका जो वाहिनियां होती हैं, लसिका वाहिनियों में एक परजीवी के रूप में ही रहता है, यानी उसी में समझ लीजिए इसका पालन पोषण होता रहता है। अब इसका संक्रमण कैसे होता है बच्चों, तो देखिए जो हाथी पांव है, ठीक, या इसी को फील पांव के नाम, कई नाम है, हाथी पांव, फील पांव, फाइलेरियसिस, परेशान मत होइए, ठीक, और एक फाइलेरिया, इसके 4 नाम हो गए। तो इसका संक्रमण कैसे होता है, यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, ठीक। यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। जब मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो माइक्रोफाइलेरी जो लार्वा होते हैं यानी इसमें से जो निकलते हैं तो माइक्रोफाइलेरी लार्वा कटे हुए स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं जो चर्म के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अब जब चर्म के भीतर यानी चमड़े के अंदर जब ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं बच्चों, तो यही क्या होते हैं, एक कृमि के रूप में यानी अंदर मांसपेशियों में इनका ये स्टोर होने लगते हैं और जो पैर है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने लगता है, यानी हाथी के जैसे हो जाता है। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है हाथी पांव, ठीक है ना। चलिए लक्षण क्या है इनके, तो लक्षण है बुखार होना, बदन में खुजली होना, ठीक, पैर का अनियंत्रित, ठीक, आकार में बड़ा हो जाना। अनियंत्रित मतलब जैसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा पैर हो जाता है यानी चौड़ा हो जाता है। अगला है कि जननांग में दर्द व सूजन होना, तो ये इसके लक्षण है, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों बचाव के उपाय, कि बचाव के क्या उपाय हैं। तो पहला है कि अपने हाथ पैर को साबुन से रोज धोएं, यानी नियमित धोना चाहिए बच्चों। अगला है कि मच्छरों व लार्वा को नष्ट करना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे कि सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक, यानी रात को सोते वक्त क्या है, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। और अगला है कि विटामिन ए वाले स्रोत का सेवन अधिक करना चाहिए। तो विटामिन ए जिसमें भी होता है बच्चों, जैसे गाजर वगैरह हो गया, सब्जियां वगैरह हो गई, ठीक है ना, तो इनमें विटामिन ए की मात्रा कुछ ज्यादा होती है और विटामिन ए के सेवन से जो होते हैं, ठीक, इनके जो लार्वा है वो तेजी से बढ़ने नहीं पाते हैं, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए बच्चों। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटी फसल
पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए बच्चों, ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार क्या हर साल पूछा जाता है। हमने बोला ना, हमने सारे क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से एकदम चुन चुन कर रखा है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है आएंगे। ठीक, चलिए समझ लेते हैं बीटी फसल है क्या, थोड़ा गौर से समझिएगा। बीटी फसल एक ऐसी फसल होती है बच्चों, यानी बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल है जिसमें कीटनाशक की जरूरत ही नहीं पड़ती है, यानी कीटनाशक का छिड़काव करना ही नहीं पड़ता है। ठीक, तो ऐसी फसल को हम कहते हैं बीटी फसल। अब बीटी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु के द्वारा ये फसल तैयार की जाती है। अब इसका देखिए लाभ क्या होता है, तो बीटी फसल को क्या करते हैं, यानी बीटी फसल में इंजेक्शन के माध्यम से या फिर पहले से ही बच्चों क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं बीटी जीवाणु को। तो जो बीटी जीवाणु होते हैं ये बीटी विष यानी जहर, ये क्या करते हैं, बीटी विष का उत्पादन करते हैं। कहने का मतलब बीटी जो जीवाणु होते हैं वो पूरी तरह से इन पौधों की नसों में, यानी पौधों की पत्तियों में, इसके तनों में, ठीक है ना, और उसके बाद जो फूल फल सब लगते हैं उनमें जो है बीटी जीवाणु रहते हैं। और जैसे ही बच्चों, जैसे इनकी पत्ती को कोई भी कीट पतंगे अगर इनको खाते हैं तो क्या होता है कि जो कीट पतंग है इनकी आंत में संक्रमण हो जाता है, यानी ये आंतों में छेद हो जाता है, जिसके कारण इनकी जो आंतें होती हैं यानी आहार नाल होती है वो फट जाती है और जो कीट होते हैं वो क्या है, मर जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से काम करते हैं ये जो बीटी जीवाणु हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे कि जो बीटी फसल जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल होती है जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, हमने बताया ना कि इसमें कीटनाशक की जरूरत नहीं होती है। आगे लिखेंगे कि इस फसल में बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। जब कोई कीट इस फसल की पत्तियों, फूलों, फलों को खाते हैं तो बीटी विष जो है कीट के आहार नाल को छिद्रित कर देता है। ठीक, यानी जब उसकी पत्तियों को खाते हैं तो उसमें से पहले से ही बीटी जो जीवाणु होते हैं और ये बीटी जीवाणु बीटी विष के द्वारा क्या करते हैं, आहार नाल को छिद्रित कर देते हैं, जिससे आहार नाल जो है फट जाती है, यानी जो कीट पतंगे होती हैं उनकी आहार नाल फट जाती है तथा कीट मर जाता है। ठीक है ना, यानी वो मर जाते हैं। अब इसमें बीटी फसल में कौन कौन सी प्रमुख है, जैसे बीटी कपास, क्योंकि इसमें कीट बहुत ज़्यादा लगते हैं, और दूसरा है बीटी बैगन। आप भी जानते हैं कि बैगन में भी भाई बहुत ज़्यादा दवा के छिड़काव की ज़रूरत होती है। इसलिए बच्चों बीटी कपास, बीटी जो बैगन है ये बीटी फसल के दो प्रमुख उदाहरण है। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों इसका जो पूरा नाम है वो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे डीएनए के दोनों, ठीक, यानी डीएनए के दोनों जो अणु होते हैं, दोनों रज्जुक होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, ये नाइट्रोजन क्षार के द्वारा जुड़े होते हैं, ये हमें मालूम है। जब इनको अलग करना होता है तो हमें पता है कि जब डीएनए को गर्म करते हैं तो दोनों जो रज्जुक हैं अलग हो जाते हैं, यानी इस तरह से जैसे ये जुड़े हैं तो ये क्या हो जाते हैं, अलग। ठीक, यहां से स्ट्रक्चर ऐसे बन गया है तो ये अलग हो जाते हैं पूरा। अगर जैसे इसको हम गर्म करते हैं तो दोनों रज्जुक एकदम से अलग हो जाते हैं। लेकिन शरीर के अंदर ही अगर भाई इनको क्या करना है, कहीं कहीं जहां जरूरत हो वहां से काटना पड़ता है, तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, एक एंजाइम का सहारा लेते हैं। ठीक, यानी जो ये डीएनए है तो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से, यानी कुछ विशेष स्थानों से काटने के लिए, ठीक, काटने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसका नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम, और इसी को कहते हैं आणविक कैंची, यानी इसी एंजाइम का नाम दिया गया है आणविक कैंची कहते हैं, या फिर आणविक चाकू भी कहा जाता है। ठीक, ये क्या करते हैं, डीएनए खंड को काट देते हैं। लेकिन जब जोड़ना हो तो बच्चों लाइगेज एंजाइम का भी प्रयोग, लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है।
तो समझ में आ गया बच्चों, सिर्फ इतना ही समझना है कि जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है उसका प्रयोग डीएनए खंडों को विशेष स्थान से काटने के लिए किया जाता है। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, आणविक कैंची भी कहा जाता है। ठीक है ना, बस यही आपको समझना है। लिखेंगे कैसे, चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे कि ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं। कौन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक, और इनकी जो खोज है आर्बर नामक वैज्ञानिक ने की थी और इस एंजाइम का पृथक्करण सर्वप्रथम नैथन्स तथा स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है बच्चों। यह डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटता है और जिस स्थान से काटता है उसे कहते हैं पैलिंड्रोम। ठीक, और आगे लिखेंगे बच्चों कि डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कभी कभार एक नंबर में पूछ लेता है कि डीएनए खंड को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों करते हैं किसका, लाइगेज एंजाइम का। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पारजीनी जंतु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, यह बोलेगा ट्रांसजेनिक जीव पर। ट्रांसजेनिक शब्द जो है इंग्लिश वर्ड है बच्चों, तो ट्रांस का मतलब ट्रांसफर। ठीक है ना, अब देखिए पारजीनी जंतु में होता क्या है, तो पारजीनी जंतु में बच्चों किसी भी जीव के, ठीक, किसी जीव के डीएनए में फेरबदल मतलब हेर फेर कर दिया जाता है। ठीक, हेर फेर करके यानी डीएनए में बदलाव करके एक अलग से यानी एक बाहर से एक अलग जीन को प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक, और इस जीन को जब प्रवेश कराएंगे तो भाई इस जीव में ये जो जीन होगा वो अपने लक्षण दिखाएगा, है ना। जैसे क्या है, किसी भी जीव के अंदर जीन दोषपूर्ण है तो उस जीन के स्थान पर एक अलग जीन को प्रवेश करा दिया जाए तो ऐसे जीव को ट्रांसजेनिक जीव बच्चों या पारजीनी जीव कहते हैं। अब इनका उपयोग रिसर्च के लिए किया जाता है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। लिखेंगे बच्चों कि ऐसे जंतु जिनके डीएनए में आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा या जीनी अभियांत्रिकी द्वारा हेर फेर करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है उसे कहते हैं पारजीनी। देखिए पारजीन का मतलब किसी और का जीन। ठीक, वही चीज है कि ऐसे जीव ऐसे जंतु जिनके क्या है डीएनए में हेर फेर करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा देते हैं उस जंतु को कहते हैं पारजीनी जंतु। जैसे में बात करें पारजीनी जंतु में हम बात करें जैसे डॉली भेड़ है, कागा गाय है, मीरा बकरी, तो ये सब पारजीनी जंतु की प्रजातियां हैं। ठीक है ना, और आगे लिखेंगे बच्चों कि ये जंतु मूल जंतु से भिन्न होते हैं। कहने का मतलब जो नया जीन प्रवेश करा देते हैं वो जीन अपना लक्षण उसमें प्रकट कर देता है। ठीक है ना, इनका उपयोग यानी जो पारजीनी जंतु है इनका उपयोग सामान्य शरीर क्रिया व विकास, रोगों का अध्ययन, जैव उत्पाद, ठीक है ना, टीका सुरक्षा आदि के जो जांच के लिए किया जाता है। ठीक है ना, यानी इन पर जो रिसर्च करके इन जीवों के मदद से विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति रक्षा करने वाले उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक, तो इनका उपयोग इन सब चीजों में किया जाता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता कई तरह से पूछता है। यह भी बेहद लाजवाब क्वेश्चन है कि स्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए बच्चों स्पर्धा किसे कहते हैं, चलिए गौर से समझिएगा अच्छे से। जैसे दो जीव हैं, ठीक है ना, एक जीव यहां पर है और दूसरा ये है, हमने इनके बीच में रख दिया भाई भोजन। हमने ध्यान से समझिएगा रसगुल्लों, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जीव भी इस भोजन के लिए परेशान है, ये जीव भी इस भोजन के लिए परेशान है। अब इस भोजन के लिए भाई क्या है, ये दोनों आपस में लड़ाई करेंगे, यानी इनमें प्रतियोगिता होगी। ठीक है ना, इनमें संघर्ष होगा बच्चों, कहने का मतलब इनमें झगड़ा होगा इस भोजन के लिए। ठीक है ना, सीधी सी बात है कि भाई यहां पर एक हड्डी फेंक दिया, दो कुत्ते खड़े हैं, तो इनके बीच इस हड्डी के लिए क्या है, स्पर्धा होगी, लड़ाई होगी। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो कमजोर होगा भाई उसको ये भोजन नहीं मिलेगा और जो अधिक ताकतवर होगा वही इस भोजन को
ग्रहण कर लेगा, वही इस हड्डी को खा जाएगा, वही कुत्ता। ठीक, अब इससे ये हुआ कि भाई जो ताकतवर है ये क्या है, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहा है, यानी ये भाई जीवित रहेगा। और ये जो कमजोर है इसके सामने हमेशा वो कंडीशन आए कि भाई हमेशा भोजन मिलेगा, सब यही खाएगा, इसे नहीं मिलेगा तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, यानी ये जीव क्या है, मर जाएगा। तो यही चीज है अस्पर्धा। जब दो या दो से अधिक जाति के जीवों के बीच भोजन को लेकर के या कोई भी स्थान, भाई हाँ हमें रहना है, जैसे देखा होगा घोंसले में, ठीक है ना, जो भी घोंसले होते हैं जैसे पेड़ों में, तो वहां पर जो बड़ी चिड़िया होती है वो छोटी चिड़िया को चोंच मार मार के भगा देती है, यानी उनको घोंसले से ही हटा देती है। ठीक, उनके अंडे को गिरा देती है या फोड़ डालती है, इस तरह से। तो उसमें होता क्या है भाई, उसका बसेरा क्यों हो गया स्थान को लेकर, क्योंकि वो ताकतवर है। तो यही चीज होती है कि जब दो या दो से अधिक जाति के जीवों के बीच भोजन, स्थान आदि को लेकर के मतलब संघर्ष होता है या लड़ाई होती है, तो उससे होता क्या है कि जो जीव अधिक ताकतवर होता है वो प्रकृति में जिंदा रहता है और जो जीव कमजोर होता है धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। इसे कहते हैं स्पर्धा। स्पर्धा दो तरीके के होता है बच्चों, एक अंतरजाति और एक अंतरा जाति। अंतर जाति तो एक ही जाति के जीवों के बीच, अंतरा जाति में क्या है, विभिन्न प्रकार की जाति के जीवों के बीच होता है। ठीक, तो हमें केवल देखना है स्पर्धा, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक जाति के जीवों के बीच भोजन, स्थान, खनिज व जल आदि संसाधन को लेकर संघर्ष होता है, यानी लड़ाई होती है, तो इसे कहते हैं स्पर्धा, जिसको अंग्रेजी में कंपटीशन कहा जाता है, यानी प्रतियोगिता कहा जाता है। हमें पता है रसगुल्लों, आज भाई अगर हम देखें तो आज जो एक बहुत बड़ा जीव, खूंखार जीव भी है और भाई ताकतवर जीव है, हम बात कर रहे हैं मनुष्य। तो मनुष्य में भाई क्या है, आज किसको लेकर स्पर्धा हो रही है। यूथ में अगर हम बात करें, जो युवा वर्ग के हैं, तो भाई इनमें किस चीज को लेकर के, नौकरी को लेकर के। तो इस चीज के लिए भाई क्या है, एक सीट है, किसी चीज पे एक सीट निकलती है और उसके लिए चारों तरफ से क्या है भाई, हजारों स्टूडेंट खड़े हैं। तो ये क्या हो गया, स्पर्धा, यानी कंपटीशन तो ही तो हुआ बच्चों। वही चीज तो इसमें हम बता रहे हैं आपको। तो क्या हमने बताया कि भाई जब दो या दो से अधिक जाति के जीवों के बीच में भोजन, स्थान, खनिज, जल आदि संसाधन को लेकर संघर्ष होता है तो इसे स्पर्धा कहते हैं। और जो जीव अधिक ताकतवर व पर्यावरण के अनुकूल होते हैं वो जीवित रहते हैं, जबकि कमजोर प्रतियोगी क्या होते हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको ना तो भाई भोजन मिलेगा, ना स्थान रहने का, और ना ही उनको खनिज व जल वगैरह मिलेगा। तो ऐसे में वो जीवन कहां व्यतीत कर पाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है बच्चों, ये है खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पर्यावरण वाले चैप्टर से जो नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है। अब देखिए बच्चों, खाद्य श्रृंखला होता क्या है, ध्यान से समझना। हमें पता है इस प्रकृति में एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, यानी उनका संबंध एक दूसरे से होता है। जैसे हम जानते हैं भाई कि कोई भी पौधा है और इस पौधे पर बहुत सारे जीव आश्रित होते हैं, जैसे इस पौधे पर मनुष्य भी आश्रित हैं। ठीक, इसमें क्या है, जो भी आप मतलब पशु पक्षी हैं वो भी आश्रित हैं और इसी पे अन्य जीव भी आश्रित होते हैं। तो इस तरह क्या है, हर एक जीव इस पर्यावरण में एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे मनुष्य भोजन के लिए इस पर निर्भर होता है, ठीक है ना। तो वो चीज होता है खाद्य श्रृंखला, यानी एक जो श्रृंखला बनती है उसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। लिखेंगे बच्चों की पारिस्थितिकी तंत्र के में यानी पर्यावरण में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया। कहने का मतलब इस पर्यावरण में एक जीव से दूसरे जीव में, एक जीव से दूसरे जीव में जो भोजन पहुंच रहा है बच्चों,
इस प्रक्रिया को ही कहते हैं खाद्य श्रृंखला। और विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो परस्पर मिल करके एक खाद्य जाल बनाते हैं और इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। और ये टॉपिक बच्चों आपने प्राइमरी में अगर आपने पढ़ा होगा तो भाई 7 या 8 के बुक में है, ठीक है ना। जैसे हम जानते हैं घास पर निर्भर कौन है? टिड्डा, ठीक। और टिड्डा को कौन मतलब कौन खाता है भाई? तो इसमें जो चिड़िया होती हैं, ठीक है ना, या मेढक भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसको भाई कौन अपना निवाला बनाता है? सर्प। और सर्प को कौन खा जाता है? बाज। तो इस प्रकार ये एक क्या है? कड़ी बन जाती है, यानी एक जाल का निर्माण होता है, इसी को कहते हैं खाद्य जाल, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए रेड डाटा बुक बच्चों एक किताब है, ठीक है ना, एक किताब है। अगर हम बात करें तो ये जो किताब है IUCN द्वारा जारी की गई एक किताब है। कहने का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के संरक्षण का एक अंतरराष्ट्रीय संघ है, इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की गई है, ठीक। तो लिखेंगे कि रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा जारी की गई एक विशेष किताब है जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, क्षति आशंकित आदि जीवों की एक सूची तैयार की गई है। यानी इस किताब में पूरा का पूरा बच्चों क्या है? एक डेटा है कि भाई संकटग्रस्त कौन जीव हैं, कौन विलुप्त हो चुके हैं और किन पर मतलब आपदा आने वाली है, ये सारा डेटा इसमें होता है। अब बच्चों इसकी उपयोगिता भी पूछ लेता है, तो उपयोगिता चलिए देख लेते हैं। तो उपयोगिता क्या है, यानी जो रेड डाटा बुक है इसका उपयोग किस लिए होता है? तो सबसे पहले बच्चों ये मतलब संकटग्रस्त जातियों का एक डेटा देता है। संकटग्रस्त जातियों का विवरण देता है, ठीक। ये जो रेड डाटा बुक है ये संकटग्रस्त जातियों का विवरण देता है। कहने का मतलब इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का है, ठीक, के बारे में एक डेटा है। और दूसरा देखें तो मतलब इसमें क्या है, ठीक, वर्तमान में उपलब्ध जीवों की संख्या का आकलन, ठीक। यानी वर्तमान के समय में, आधुनिक समय में अगर हम देखें तो अभी कितने जीव पृथ्वी पर उपलब्ध हैं उसका एक सिस्टमेटिक ढंग यानी श्रेणीबद्ध तरीके से इसमें किया गया है। और तीसरा अगर हम बात करें तो इसमें और कुछ भी है बच्चों। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे जो मतलब विलुप्त हो चुकी, ठीक है ना, लिखेंगे कि विलुप्त प्रजातियों, ठीक, प्रजातियों का मतलब की सूची, इसमें विलुप्त प्रजातियों की भी सूची है। इससे क्या होता है, सभी को एक सूचीबद्ध तरीके से रखने में आसानी हो जाती है, ठीक। तो ये रहे बच्चों आज के सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियां, ठीक। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। बच्चों इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल देना, उसके बावजूद मतलब उसके बाद ही हम इस PDF को टेलीग्राम में डालेंगे। अगर आप नहीं कहेंगे तो ये PDF वहाँ पर नहीं मिलेगी।